नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा ज्ञान संचार में। तो अपने कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, अध्याय 7। यानी अभी तक अपने 6 अध्याय है वो पढ़ चुके हैं। यहाँ तक राजस्थान के प्रमुख शासक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है अध्याय 7, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। तो इससे पहले की क्लासेज जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो क्लासेज ज़रूर देखें। हमारा राजस्थान कक्षा 7 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो सभी क्लासें मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। यानी अजमेर में तो अंग्रेजों का आधिपत्य था और शेष पर राजा महाराजाओं का आधिपत्य था। इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अपने पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। यानी मध्यकाल में जागीरदार और किसानों के मध्य संबंध थे वो अच्छे थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नकद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। यानी पहले क्या होता था मध्यकाल में कि जागीरदार एवं किसानों के मध्य संबंध अच्छे थे। यानी क्या कोई भी कर लगान ये नहीं वसूलते थे, परंतु जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ पर आए और अंग्रेज़ों के साथ राजाओं ने सहायक संधि कर ली, या फिर अंग्रेज़ों ने अपने जो राजा थे यहाँ पर इनके साथ सहायक संधि कर ली, तब क्या है अंग्रेज़ों ने राजाओं से नकद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने बोल दिया कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे, आपसे हम लगान लेंगे। तो राजा इसके लिए मान गए और इनके मध्य में सहायक संधियाँ होगी। अब राजा ये कहाँ से वसूलेगा, तो ये वसूलेगा जागीरदारों से, और जागीरदार किसानों से वसूलते थे। इस प्रकार इनके मध्य में सभी के मध्य में है जो संबंध अच्छे थे वो खराब हो गए और किसानों से बेगार ली जाने लगी। इसलिए किसानों ने विरोध किया और आंदोलन शुरू किए। पहला है अपना बिजोलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। यानी इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941 है। तो ये बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये सबसे लंबा चला था, 44 वर्षों तक। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है और पहले मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और यहाँ पर क्या थे, धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्योंकि धाकड़ जाति किसान ज़्यादा थे। और इसके
है वो 3 चरण थे, यानी 3 चरणों में आंदोलन चला था। 1897 से 1914, 1914 से 1923 और 1923 से 1941। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी, ये याद रखेंगे। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानाजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चंवरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चंवरी कर की लागत माफ कर दी एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया था। तो राव कृष्ण सिंह ने तो 84 प्रकार की लागतें लगाई, यानी लागतें लेने लगा, और जो पृथ्वी सिंह था उन्होंने तलवारबंदी की लागत लगा दी थी, और कृष्ण सिंह ने चंवरी कर भी लगाया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें विरोध करने वाले कौन कौन थे? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण और ब्रह्मदेव। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी ज़मीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने 1917 में। और जो तीसरा चरण शुरू हुआ था, इसका आंदोलन किया था जमनालाल बजाज ने। और किसानों से समझौता करने के लिए बिजोलिया कौन आए थे? तो ये आए थे राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। किसके कहने पर? मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के कहने पर या इनके आदेश से 1941 में। तो इनके मध्य में समझौता हुआ और आंदोलन समाप्त हुआ। जो महिला नेत्रियां थी उन्हें प्रमुख अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई व बेगार पर रोक लगाई गई। तो बेंगू किसान जो आंदोलन है ये मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था। बेंगू किसान के मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए थे और पथिक जी से नेतृत्व करने का आग्रह किया, परंतु पथिक जी के आदेश पर रामनारायण चौधरी जी ने किसानों का नेतृत्व किया था। और गोलियां किसने चलवाई थी? जो रेवेन्यू कमिश्नर था ट्रेंच, इसने गोलियां चलवाई थी, जिसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। और लास्ट में 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई, बेगार पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही
नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। तो बूंदी में 1926 में हुआ था आंदोलन, किसके नेतृत्व में? नैनीराम रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में। बरड़ में जो किसान एकत्र हुए थे उन पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें नानक जी भील की मृत्यु हो गई और 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार कर ली गई और बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हुआ। नेक्स्ट है नीम अलवर किसान आंदोलन। नीमूचाना अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचाना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। तो अलवर में प्रमुख समस्या क्या थी? तो ये थी जंगली सूअर जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। तो ये सूअरों को मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन हुआ था। इसके अलावा 1925 में अलवर के जो महाराजा थे जय सिंह, इनके द्वारा लगान में वृद्धि कर दी गई थी। इसके विरुद्ध भी किसानों ने नीमूचाना गांव में सभा की थी, जिस पर गोलियां चलाने से किसान और स्त्रियां वो मारे गए। तो इसकी जो आलोचना की थी वो गांधी जी ने की थी राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में, यानी इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। तो सीकर पहले जयपुर राज्य का ठिकाना था। इसमें क्या थी कि ठाकुर कल्याण सिंह ने लगान में वृद्धि कर दी थी, क्योंकि पूर्व ठाकुर की मृत्यु हुई थी, उस पर खर्चा ज़्यादा हुआ था। तो खर्चा होने के कारण उस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या है, किसानों पर लगान में वृद्धि कर दी। और वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। तब किसानों ने जाकर इसका विरोध किया था। तो इसका विरोध करने पर किसानों पर गोलियां चलाई गई और इस आंदोलन की चर्चा कहाँ हुई? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। तो ये बात आप याद रखेंगे। चर्चा कहाँ हुई सीकर आंदोलन की? हाउस ऑफ कॉमन्स में। अंत में लगान में कमी करनी पड़ी थी। इस प्रकार किसान आंदोलन समाप्त हुआ था सीकर वाला। प्रमुख नेता पूछे तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। नेक्स्ट है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों और किसानों की भी समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया था। तो शेखावाटी किसान आंदोलन का जो समाधान हो पाया था वो कब हुआ था? आज़ादी के बाद ही। और कौन कौन से जो ठिकाने थे? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलो, बिसाऊ और मालासर, ये ठिकाने थे शेखावाटी में प्रमुख थे। तो चिड़ावा के जो मास्टर कालीचरण थे, इन्होंने सेवा समिति का गठन किया था, जो मनमानी लगान लेते थे इसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए। तो इस प्रकार शेखावाटी किसान आंदोलन भी आज़ादी के बाद ही समाप्त हो पाया। अन्य किसान आंदोलन।
सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों में भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूकें तलवारें भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए और इस प्रकार किसान आंदोलन कंप्लीट होते हैं अपने। नेक्स्ट है जनजाति आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में भी इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। तो भील कहाँ पर है दादा? दक्षिणी राजस्थान में, और इनका जो चित्र अंकित रहता है मेवाड़ के राज चिन्ह में। मीणा जाति का बाहुल्य कहाँ था? जयपुर में इसके आसपास। तो पहला है अपना भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहता है भगत आंदोलन। 1913 में क्या भगत आंदोलन या फिर संप सभा का अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर हो रहा था आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को। तब अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को घेर कर गोलियां चला दी थी, जिसमें हजारों आदिवासी मारे गए थे। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा जा गया। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। 21 में से कितनी मानी? 18। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या तथा हरिदेव जोशी को भी जाता है। तो आदिवासियों के दूसरे मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। तो इन्होंने आंदोलन की गति देने के लिए एकता और बल दिया, इसलिए इस आंदोलन को एक ही आंदोलन कहा गया। और 21 सूत्रीय जो मांग पत्र महाराणा को सौंपा गया था, इसे मेवाड़ की पुकार कहा गया, जिसमें से 21 में से 18 मांगे मान ली गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। दूसरा है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते हैं, बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ था। तो मीणा जनजाति पर क्या है कि जब कोई गांव में चोरी डकैती होती थी तो इन पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता था या फिर इनको जिम्मेदार ठहराया जाता था, और उस माल की कीमत है वो इन्हीं मीणाओं से वसूली जाती थी। और इन पर एक एक्ट बना दिया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी मीणा जाति के पुरुष महिलाएं बच्चे थे, जो भी 12 वर्ष से अधिक, उनको
जो पास में थाना होता था वहाँ पर हाजिरी लगानी होती थी, जिससे मीणाओं में असंतोष फैल गया, जिसे जरायम पेशा कानून कहते हैं ना, उसको फिर 1952 में जाकर वो कानून समाप्त किया, तब जाकर मीणा जनजाति आंदोलन है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट है प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। पहला प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। जयेंद्र नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। तो जयेंद्र नारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1934 में, और अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। 1938 में रणछोड़दास गट्टारी ने मेवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। दूसरा है जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कर्पूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1931 में कर्पूरचंद पारगी या पाटनी एवं जमनालाल बजाज। पुनर्गठन हुआ था 1936 में। अध्यक्ष बने थे, या फिर प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में किया था, जबकि अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज 1938 में। इनके अध्यक्षता में ही पहला अधिवेशन हुआ था, और हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये है अपना जयपुर प्रजामंडल। तीसरा है मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में वो स्थापना हुई थी, और माणिक्यलाल वर्मा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 4 नंबर है बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मगाराम वैद्य व लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसीन नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया था। तो रायसीन नगर कहाँ है? श्री गंगानगर में फिलहाल वर्तमान में। तो यहाँ पर खुला अधिवेशन हुआ था रायसीन नगर में। 5वां है कोटा प्रजामंडल। अभिनहरी तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। यानी कोटा प्रजामंडल है, इसमें अभिनहरी तनसुखलाल इनके सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी, नैनूराम ने। जबकि प्रजामंडल का अधिवेशन नैनूराम की अध्यक्षता में हुआ था 1939 में, और कोटा प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उत्तरदायी शासन की मांग भी की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। तो ये अपने प्रजामंडल भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख जननायक। पहले हैं अपने गोविंद गुरु। ये गोविंद गुरु का चित्र है, आप देख सकते हैं। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। ये भी एक बार पूछा है, बंजारा मतलब किस जाति के थे? बंजारा। तो आप हर एक चीज़, इस बुक की हर एक चीज़ को आप याद रखोगे। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की। किन्होंने की थी? गोविंद गुरु ने। और कब की थी? 1903 में संप सभा की स्थापना की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। ये संप सभा या संप का अर्थ है, राजस्थानी भाषा का शब्द है संप। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। तो ये थे अपने गोविंद गुरु। नेक्स्ट है अर्जुनलाल सेठी। ये इनका चित्र है अर्जुनलाल सेठी का। इनका जन्म जयपुर में हुआ। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। तो अर्जुनलाल सेठी जो जयपुर में जन्मे थे, इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, यानी इन्होंने मूल रूप से शिक्षा पर ध्यान दिया था। और इनका जो वर्धमान विद्यालय था, इनमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व भी इनको सौंपा गया। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपुताने के जागीरदारों और रईसों से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीला चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। तो इनका ये इम्पोर्टेंट है कि चेतावनीला चुंगटिया नामक सोठ किसने लिखे थे? तो ये केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे और मेवाड़ महाराणा को सचेत किया था। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक। ये चित्र है विजय सिंह पथिक का फोटो। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था, वास्तविक नाम या फिर मूल नाम। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1919 में विजय सिंह पथिक ने। इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। और कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में जन्म हुआ था इनका। नेक्स्ट है सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई थी। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। राठी मतलब दामोदर दास राठी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। तो ये थे अपने सेठ दामोदर दास राठी। नेक्स्ट ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ठाकुर जोरावर सिंह बारठ थे, ये केसरी सिंह बारठ के तो छोटे भाई थे और शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इन्होंने क्या है कि लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंके थे
यानी बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ में थे ये। नेक्स्ट है कुंवर प्रताप सिंह, ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। इन्होंने रासबिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब इनके परिचित आशा नाडा स्टेशन मास्टर ने अपना तब का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए थे। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए थे। तो कुंवर प्रताप सिंह बारठ से इनके साथी क्रांतिकारियों के नाम पूछे गए थे, परंतु इन्होंने नाम नहीं बताया। इनको बहुत यातनाएं दी गई, परंतु फिर भी इन्होंने नाम नहीं बताया। ऐसे थे अपने राजस्थान के क्रांतिकारी और अल्पायु में ये शहीद हो गए थे कठोर यातनाओं का शिकार होते हुए। नेक्स्ट है राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। तो इस प्रकार अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली। बेगार, बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। सत्याग्रह, ये सत्य के लिए किया गया हट यानी आग्रह है। लागबाग, इसका अर्थ है जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। चौरीकर, चौरीकर जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है चेतावनी या चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोहटे लिखे थे। तो ये लिखे थे केसरी सिंह बारठ ने और मेवाड़ महाराणा को चेताया था। 13 सोहटे लिखे थे इन्होंने। नेक्स्ट, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागतें यानी लाग ली जाती थी। ये कितने प्रकार की थी? तो ये 84 प्रकार की थी, यानी बै। अब है सुमेलित करने वाला स्तंभ ए को स्तंभ बै से। तो मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल संबंधित कौन है? जयनारायण व्यास। मेवाड़ प्रजामंडल संबंधित है माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर प्रजामंडल तो ये है जमुनालाल बजाज। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है मगरा वैद्य और कोटा से संबंधित है पंडित अभिन हरि। नेक्स्ट, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये गोविंद गुरु के द्वारा। भगत आंदोलन जो क्या है? संप सभा, यानी संप सभा को ही भगत आंदोलन कहा गया था। नेक्स्ट, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1919 में की गई थी और वर्धा के अंदर की गई थी। तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में वर्धा में। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, किन्हीं 3 किसान आंदोलन के नाम लिखिए और गोविंद गुरु किसके विचारों से प्रभावित थे? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इस प्रकार अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और इससे पहले की क्लासें जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो हमारा राजस्थान कक्षा 7 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी क्लासें आप देख सकते हैं। तो ओके, आप सभी का क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।
ओके, धन्यवाद सभी का।